Good morning, students. Now we have covered till the materials like metals and non-metals in that physical quantities. Now, after the physical properties of the metals and non-metals, we are moving towards the chemical property of metal and non-metals. Now we will start from here, like reactions with oxygen. You are familiar with the phenomena of rusting of iron. Recall the reaction. तुमको पता है कि तुम्हारे लोहे में कभी जंग लग जाता है तो वो क्यों लगता है? हाँ, रस्ट जो फॉर्म होता है वो ऑक्सीजन की वजह से होता है. यू हैड ऑल्सो परफॉर्म्ड इन क्लास 7 दैन एक्टिविटी ऑफ बर्निंग एंड मैग्नीशियम रिबन इन एयर. तुमने 7th स्टैंडर्ड में क्या देखा था कि हमने मैग्नीशियम की रिबन को जलाया था हवा में. यू हैव लर्न दैट इन बोथ द प्रोसेसेस. तुमने ये पढ़ा था कि दोनों ही प्रोसेस के अंदर क्या हुआ था? ऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ था. ठीक है. कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ आयरन एंड मैग्नीशियम विथ ऑक्सीजन. अब हमें क्या करना है? ये जो एग्जाम्पल्स दिए हैं, आयरन, ऑक्सीजन प्लस वाटर, ये तीनों का मिला के क्या बनेगा वो तुम्हें लिखना है. मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या रिएक्ट करके बनाएंगे वो तुमको लिखना है. कौन सा ऑक्साइड बनाएंगे? नहीं पता चलता है तो मुझे पूछना, मैं बाद में आपको ये कंप्लीट करवा दूंगा. लेट अस चेक द नेचर ऑफ रस्ट. 4.3 एक्टिविटी है. हमें चेक करना है नेचर ऑफ रस्ट फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन आयरन, oxygen and water. Collect a spoonful of rust and dissolve it in a very little amount of water. थोड़ा सा रस्ट लो, उसको वाटर में घोल दो. very little amount of water. You will find that the rust remains suspended in water. तुम्हें ये देखोगे कि वो सस्पेंडेड पार्टिकल्स की तरह, जैसे यहाँ पे दिया गया है उसी तरीके से वो आपको सस्पेंडेड पार्टिकल्स में मैटर्स में दिखेगा. शेक द सस्पेंशन वैल्यू से अच्छे से हिलाइए. टेस्ट द सॉल्यूशन विथ रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर. अब रेड और ब्लू लिटमस पेपर लो और तुम उस पर टेस्ट करो. व्हाट डू यू ऑब्जर्व? तुम क्या देखोगे? इन द सॉल्यूशन एसिडिक और बेसिक. तो जब तुम उसको मिलाओगे तो क्या होगा? रेड लिटमस पेपर ब्लू टर्न हो जाएगा. टेस्टिंग द नेचर ऑफ रस्ट. तो ये रस्ट लिया हुआ है, ये ब्लू लिटमस पेपर को कुछ नहीं होगा, कलर चेंज नहीं होगा. रेड लिटमस पेपर ब्लू में चेंज हो गया है. ये इन्होंने इसमें फ़ोटो में दिखाया हुआ है. अब हम आते हैं आगे. डज कॉपर ऑल्सो गेट्स रस्टेड. ये कह रहे हैं कि कॉपर भी रस्ट करता है. वो जो ताम्र का लोटा होता है जो हम जिससे जल चढ़ाते हैं उस पर भी रस्ट होता है क्या? आई हैव सीन अ ग्रीनिश डिपॉजिट ऑन द सरफेस ऑफ कॉपर वेसल. मैंने ग्रीन डिपॉजिट देखा हुआ है सरफेस ऑफ द कॉपर की ग्लास पे. या तो कॉपर के कोई भी चीज़ हो ले लो, उसके ऊपर ग्रीन रस्टिंग हो जाती है. व्हेन अ कॉपर वेसल इज एक्सपोज टू मॉइस्चर फॉर लॉन्ग इट रिक्वायर्स अ डल ग्रीन कोटिंग. बहुत लंबे समय के लिए वो अगर वो हवा में एक्सपोज है तो फिर क्या होता है कि वो चेंज होता है. अभी समझ लो कि कई मूर्तियाँ हैं जो ऐसे स्टैचूज़ हैं हमारे, तो वो स्टैचूज़ के ऊपर भी आपको ग्रीनिश लेयर की कोटिंग दिख जाएगी. तो उसका मतलब क्या है कि वो रस्ट कर रहा है. द ग्रीन मटेरियल इज़ मिक्सचर ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड. तो वो जो ग्रीन मिक्सचर है, मटेरियल है, इज़ अ मिक्सचर ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड. तो कॉपर हाइड्रोक्साइड का क्या है? वो मिक्सचर है. कॉपर हाइड्रोक्साइड को हम किससे डिनोट करते हैं? CuOH twice. and copper carbonate is CuCO3. the following is the reaction. तो ये नीचे जो दिया गया है वो उसका रिएक्शन है. जैसे 2Cu प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन. सो हाइड्रोजन water, carbon dioxide and oxygen, these three contents are easily available in the moist air. Now due to the reaction with copper we will get copper hydroxide as well as copper carbonate. Now copper hydroxide and copper carbonate are obtained when
copper is directly reacting with moist air. You can also write it like this. Now recall the activity of burning a magnesium ring. अब तुम्हें याद करो कि उस मैग्नीशियम रिंग को जब तुमने बर्न किया था, द एस ऑब्टेन्ड ऑन बर्निंग मैग्नीशियम रिबन इज़ डिज़ोल्व्ड इन वाटर. फिर हमने क्या किया, उसकी जो राख थी उसको लेके हमने पानी में घोल दिया एंड टेस्टेड फॉर इट्स एसिडिक और बेसिक नेचर. फिर हमने क्या किया, उसका एसिडिक या बेसिक नेचर है उसको हमने जानने के लिए टेस्ट किया. इन दिस सॉल्यूशन एसिडिक और बेसिक, हाउ डज यू एसर्टेन दैट, ये सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है, ये हमें किस तरीके से पता चलेगा. यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द रेड लिटमस पेपर टर्न्स ब्लू. तुमने ये देखा होगा कि जो रेड कलर का लिटमस पेपर है वो ब्लू में टर्न हो जाता है. सो ऑक्साइड ऑफ मैग्नीशियम इज़ ऑल्सो बेसिक इन नेचर. तो तुम ऐसा कह सकते हो कि जो ऑक्साइड है मैग्नीशियम का वो बेसिक है नेचर में. इन जनरल मेटेलिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर. इन जनरल देखा जाए तो मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक होते हैं नेचर में. ठीक है. लेट अस नाउ ऑब्जर्व द रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ ऑक्सीजन. अब हम देखते हैं कि रिएक्शन ऑफ मेटल्स नॉन मेटल्स ऑक्सीजन के साथ क्या प्रभाव होता है. टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर्स इन द क्लास. ये हम खाली क्लास में ही कर सकते हैं एक्टिविटी. टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ पाउडर सल्फर इन अ डिफ्लेग्रेटिंग स्पून. अब एक स्पून के अंदर लो एंड हीट इट. अब उसे गर्म करो. इन डिफ्लेग्रेटिंग स्पून इज़ नॉट अवेलेबल, यू मे हैव अ मेटेलिक कैप of any bottle and wrap a metallic wire around it and get it into the shape. देखो इस तरीके से ये जो बताया हुआ है उस तरीके से हमें करना है. ठीक है. एक कैप ले लो, उसके उसमें वायर ऐसे जोड़ दो, इम्प्रोवाइज डिफ्लेरेटिंग स्पून बन गई हमारी. अब एज सुन एज अ सल्फर स्टार्ट्स बर्निंग, जैसे ही सल्फर बर्न करना शुरू करता है, इंट्रोड्यूस द स्पून इनटू द ग्लास जार. ग्लास जार के अंदर उसको डाल दो. Cover the tumbler with a lid to ensure that the gas product does not escape. अब इसमें ऊपर से लीड हमें बंद कर देनी है और हमें ये ध्यान रखना है कि उसमें से ना ही कुछ एस्केप करे, उसे टोटली बंद कर देना है. ठीक है. जो गैस हमारी निकली है बाहर वो उस कंटेनर से बाहर ना निकले. रिमूव द स्पून आफ्टर सम टाइम. उसमें से स्पून को निकाल लो थोड़े समय के बाद. ऐड अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर. उसमें थोड़ा पानी मिलाओ इनटू द टम्बलर एंड क्विकली रिप्लेस द लीड. अब लीड को रिप्लेस कर दो. शेक द टम्बलर वेल. टम्बलर को अच्छे से हिला दो. चेक द सॉल्यूशन विथ रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर. तो देखोगे कि भाई क्या है, तो तुम्हें पता चलेगा कि जो हमारा रेड लिटमस पेपर है वो ब्लू में टर्न हो गया. ठीक है. तो हमें यही बताना है कि वो एसिडिक है या बेसिक है. अब हम आते हैं द नेम ऑफ द प्रोडक्ट्स. ये तुमको 4.4 जो दिया गया है उसमें तुम्हें कुछ नाम लिखने हैं और उनको बताना है कि वो क्या है, एसिडिक है, बेसिक है, नॉन मेटल्स है, मेटल्स है. ठीक है. वो लिखना है. तो कुछ मेटल्स के नाम लिखेंगे, कुछ नॉन मेटल्स के नाम लिखेंगे और वो एक्टिविटी तुम्हें कंप्लीट करनी है. आगे बढ़ते. द नेम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द रिएक्शन ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन इज़ कॉल्ड सल्फर डाइऑक्साइड गैस. तो नेम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म द रिएक्शन ऑफ सल्फर. जब सल्फर और ऑक्सीजन दोनों को मिलाया जाएगा तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगी. व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड इज़ डिसॉल्व्ड इन वाटर, जब पानी में सल्फर डाइऑक्साइड को मिलाएंगे तो वाटर सल्फरस एसिड बनाएगा. ठीक है. द रिएक्शन ऐसे लिखी जाती है. SO2 प्लस H2O गिव्स H2SO3. द सल्फरस एसिड टर्न्स ब्लू. सल्फरस एसिड क्या होगा, ब्लू हो जाएगा. लिटमस पेपर रेड हो जाएगा. जनरली ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर. जनरली क्या होता है कि जो ऑक्साइड्स हैं नॉन मेटल्स के वो क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं नेचर में. रिकॉल द नेम ऑफ सम ऑफ द लेबोरेटरी एसिड्स एंड बेसिस यू हैव रेड. अब तुमने लेबोरेटरी में क्या क्या देखा है. द सल्फरस एसिड टर्न्स ब्लू.
लिटमस पेपर रेड, ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो गया। जनरली ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर, तो जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक होते हैं और जो मेटल्स के ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक होते हैं। तो ये हमने जाना। अब हम आते हैं रिएक्शन विथ वाटर। अब हम देखेंगे कुछ रिएक्शन पानी के साथ में। लेट अस सी हाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर। देखते हैं किस तरीके से इनका काम होता है। सोडियम मेटल इज़ वेरी रिएक्टिव, बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है। इट रिएक्ट्स विगरसली, एकदम जल्दी से रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ एंड और पानी के साथ। अ लॉट ऑफ हीट इज़ जनरेटेड, और जब हम उसको डालेंगे तो बहुत ज़्यादा गर्मी उत्पन्न होती है इन दिस रिएक्शन। देयरफॉर स्टोर्ड इन कैरोसिन, इसीलिए हम उसे क्या करते हैं, कैरोसिन के अंदर स्टोर करते हैं। किसे, सोडियम को। टू डेमोन्स्ट्रेट by the teacher during the demonstration, special care should be taken. The size of the sodium metal piece is roughly the wheat size. It also should be held with care with a tongue. देखो 250 ml बीकर में ग्लास टम्बलर लो, फिल करो उसको हाफ आधा in the water. Now carefully cut a small piece of sodium. एक स्मॉल पीस ऑफ सोडियम को कट करो, ड्राई करो उसे थोड़ा सा पोंछ लो। इट यूजिंग फ़िल्टर पेपर लेके पोंछो, रैप करो उसको, और उसके बाद में स्मॉल पीस ऑफ कॉटन लो, पुट द सोडियम कॉटन के ऊपर इन द बीकर, कॉटन से उठाओ और उसको बीकर में डाल दो। अब क्या होगा, देखना ध्यान से क्या होता है। ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशन कीप अवे फ्रॉम द बीकर, और तुम अपने आप को दूर हो कर लो। व्हेन रिएक्शन स्टॉप टच द बीकर, थोड़ी देर के बाद में देखोगे बीकर को तो क्या होगा, व्हाट डू यू फील, तुम्हें गर्मी का फील आएगा। हैज़ द बीकर बिकम हॉट, बीकर गर्म हो गया क्या। टेस्ट द सॉल्यूशन विथ रेड एंड ब्लू, फिर रेड और ब्लू लिटमस पेपर से चेक करो। इज़ द सॉल्यूशन एसिडिक और बेसिक, सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है पता लगाओ। यू ऑब्जर्व दैट सोडियम रिएक्ट्स विगरसली विथ वाटर, तुमने ये देखा कि सोडियम बहुत ही जल्दी रिएक्ट करेगा वाटर के साथ। सम अदर मेटल्स डू नॉट डू सो, तो आधे से ज़्यादा कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो ऐसा नहीं करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आयरन रिएक्ट्स विथ वाटर स्लोली, आयरन क्या करता है, वाटर के साथ में धीरे धीरे रिएक्ट करता है। जनरली नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, तो जनरली क्या होता है, जो नॉन मेटल्स हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। दो दे मे बी वेरी रिएक्टिव इन एयर, इवन दो वो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव हैं हवा में। सच नॉन मेटल्स आर स्टोर्ड इन वाटर, ऐसे नॉन मेटल को हम क्या करते हैं, पानी में स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं फॉर एग्जांपल फॉस्फोरस इज़ अ वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल। फॉस्फोरस क्या है, एक नॉन मेटल है जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। इट कैचेस फायर इफ एक्सपोज इन एयर, अगर एक्सपोज एयर में आ गया तो वो क्या हो गया, ब्लास्ट हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। टू प्रिवेंट द कॉन्टैक्ट ऑफ फॉस्फोरस विथ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इट इज़ स्टोर्ड इन वाटर, इसीलिए हम वाटर में ही उसको स्टोर करते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ विथ एसिड्स। रिएक्शन विथ एसिड्स, अब हम ये चीज़ देख रहे हैं कि भाई रिएक्शन विथ एसिड्स में क्या किस प्रकार का रिएक्शन होता है वो हम देखेंगे। अब लेट अस सी हाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बिहेव विथ एसिड। कीप द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब अवे फ्रॉम फेस, हमारे चेहरे से एकदम दूर रखिएगा, उसे ध्यान देना है। यूज़ टेस्ट ट्यूब होल्डर टू होल्ड द टेस्ट ट्यूब। अब हम क्या देखेंगे, टेक अ सैंपल ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल लिस्टेड इन 4.5 in separate test tube and label it A, B, C, D, E, F. With the help of the dropper, add 5 ml of dilute hydrochloric acid to each test tube one by one. Observe the reaction carefully. अब reaction को बहुत ध्यान से देखिए। If no reaction occurs, अगर किसी भी प्रकार का reaction नहीं हो रहा है in a cold solution, warm the test tube gently. अब उसको धीरे धीरे गर्म करो टेस्ट ट्यूब को। Bringing a burning matchstick near the mouth of the test tube. Repeat the same activity with dilute sulfuric acid instead of dilute hydrochloric acid.
रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, तुम्हें ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्ड करने। इज़ देयर अ डिफरेंस इन द वे मेटल्स एंड नॉन मेटल रिएक्ट विथ एसिड, ऐसा कोई तरीका है जिसमें मेटल और नॉन मेटल डिफरेंटली रिएक्ट कर रहे हैं? वॉट कैन कुड द पॉप साउंड इन सम केसेस बाय ड्यू टू द बर्निंग ऑफ मैच स्टिक इज़ ब्रॉट नियर द माउथ ऑफ द, कभी कभी क्या होता है कि हमें क्रैकलिंग की आवाज़ आएगी टर 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 करके। यू मस्ट हैव फाउंड दैट नॉन मेटल्स जनरली डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड। कई बार हमने ये देखा है कि जो नॉन मेटल्स हैं, जो मेटल्स नहीं हैं, वो जनरली क्या करते हैं, एसिड के साथ रिएक्ट करते ही नहीं हैं। बट मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड, लेकिन मेटल रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ में एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, और क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं दैट बर्न्स विथ अ पॉप साउंड। और वो कैसे बर्न करेगा, टक 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 करके ऐसा बर्न करेगा, पॉपिंग साउंड करेगा। यू मस्ट हैव नोटिस दैट, अब तुमने एक चीज़ नोट किया होगा, कॉपर डज नॉट रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इवन ऑन हीटिंग बट इट रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड। कॉपर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में रिएक्ट नहीं करता, खाली एक हमने क्या कहते हैं कि एक एक्सेप्शनल केस है कि जो हमारा कॉपर है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ न रिएक्ट करते हुए सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है। तो ये हमें ध्यान देना है, कभी भी एग्ज़ाम के अंदर ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं। अब आते हैं हम एक्टिविटी 4.7 पे। टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, care should be taken that pellets of sodium hydroxide are handled with a plastic spatula। हमें एक प्लास्टिक स्पैचुला से ही इनको करना है। अब आते हैं, प्रिपेयर अ फ्रेश सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड in a test tube by dissolving 3 to 4 pellets of it in 5 ml of water. Drop a piece of aluminum foil into it. Bring a burned matchstick near the mouth of the test tube. Observe the calculation. अभी देखो कि यहाँ पे अलग अलग सॉल्यूशंस दिए A B C D E, और हमने इसमें क्या किया है कि कॉपर को डाला है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जिंक ZnSO4 बना है, FeSO4 बना है। अब ये लोगों ने देखो क्या किया है, रिएक्शंस लिखे हुए हैं कि भाई बीकर ए के अंदर क्या है, कॉपर सल्फेट और जिंक ग्रैन्यूल्स हैं। तो ये इधर क्या बन गया, जिंक सल्फेट बन गया। उसी तरीके से कॉपर है और उसके के साथ साथ में क्या है, फेरस डाला हुआ। अब जिंक सल्फेट के साथ में क्या किया है, कॉपर टर्निंग्स है। आयरन सल्फेट के साथ कॉपर टर्निंग्स है। जिंक सल्फेट के साथ में आयरन की नेल डाली गई है। कीप द बीकर अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। व्हाट चेंजेस डू यू ऑब्जर्व इन दिस वेरियस बीकर्स, यू हैव टू रीड दैट मेटल। अब इसके अंदर क्या बता रहे हैं कि यू हैव रेड दैट वन मेटल डिस्प्लेस अनदर मेटल फॉर इट्स कंपाउंड इन एक्वस सॉल्यूशन। अब इसमें क्या हो रहा है कि ध्यान से देखना कि कॉपर सल्फेट है और जिंक ग्रैन्यूल्स है, तो उसने क्या बना दिया, कॉपर सल्फेट था, जिंक ग्रैन्यूल था, तो जिंक ग्रैन्यूल ने क्या किया, SO4 के साथ दोस्ती कर ली। इसी तरीके से यहाँ पे क्या हुआ कि जो ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था और फेरस था, तो इसने Fe ने क्या किया, SO4 के साथ दोस्ती कर ली। तो इसी तरीके से तुम देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि एक मेटल दूसरे मेटल को रिप्लेस कर दे रहा है। इन द बीकर ए जिंक Zn रिप्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट, दैट इज़ वाई द ब्लू color of copper sulfate disappears as a powdery red mass of copper is deposited at the bottom of the beaker। तुम्हें यही चीज़ दिखेगा कि भाई कलर चेंज है और रेड मास उसमें नीचे की साइड पे गिरता है। देखो ये इधर पे दिखाया गया है, ये पहले कितना मस्त कलर था, फिर बाद में कैसा कलर हो गया। ध्यान से देखो बीकर के अंदर जो दिया है, तो आपको ऑब्जर्वेशंस देख के पता चल जाएगा कि ये जो 100 का बोरोसिल का था तुम्हारा यहाँ पे, अब इसका कलर देखो कितना चेंज है और नीचे आपको डिपॉजिट दिख रहा है। ठीक है, उसी तरीके से इसके अंदर भी है। तो ये देखो ये दोनों में काफ़ी चेंजेस आ गए। तो कहने का मतलब क्या है कि एक मेटल दूसरे मेटल को रिप्लेस कर दे रहा है।
ये चीज़ हमें पता चलती है। और वो जो नीचे की साइड पे जो तुमको पाउडरी सब्सटेंस दिख रहा है रेड मास का, वो क्या है? वो कॉपर के डिपॉजिट है एट द बॉटम ऑफ द बीकर। द रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज। अब हम जो पहला रिएक्शन हुआ है उसकी हम फॉर्मूला देख रहे हैं। जो कॉपर सल्फेट है CuSO4 प्लस जिंक, वो ब्लू कलर का है, तो वो क्या दे रहा है? वो दे रहा है हमें जिंक सल्फेट जो कलरलेस है प्लस कॉपर। तो ये हमने यहाँ पे क्या देखा कि ये जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन है वो क्या हो गया? कलरलेस हो गया। और कलरलेस के साथ ही साथ में क्या हुआ कि उसके अंदर नीचे की साइड डिपॉजिट आ गया रेड कलर का, तो कॉपर मिल गया। यू राइट डाउन द रिएक्शन, तुम्हें ये रिएक्शन को राइट लिखना है। टेक प्लेस इन द बीकर B in the similar manner. I have understood the reactions taking place in the beaker A and the B, but I am still confused why there is no change in the beaker C, D and E. अब तुमने तो ये दोनों तो देख लिया, बाकी सब में कलर चेंज नहीं हुआ है, तो थोड़ा कन्फ्यूजन तो तुमको भी होगा, मुझे भी होगा, है क्या? चलो जानते हैं क्या है। There could have been displacement of zinc by copper in beaker C. इसके अंदर क्या हुआ है कि जिंक ने अदला बदली की है कॉपर के साथ में, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ जिंक बाय कॉपर, ठीक है, जिंक की जगह कॉपर चला गया है। एंड आयरन इन द बीकर E. Similarly, iron could be displaced by copper in the beaker D. इसी तरीके से आयरन ने क्या किया है? कॉपर D में कॉपर के साथ में चेंज किया है अपने आप को। Since we do not have seen any changes in the beaker C, we can infer that copper is not able to replace zinc from zinc sulfate. But why? क्यों ऐसा? When zinc can replace copper in a beaker A, why cannot copper replaces zinc in the beaker C? Remember that science is not arbitrary. इस चीज़ को देखो कि साइंस ऐसे ही नहीं बना है, इट फॉलोज डिफाइनाइट रूल्स। वो कुछ रूल्स को फॉलो करता है बेस्ड ऑन द फैक्ट्स, एंड द रूल्स हियर इज़ दैट, और यहाँ पे रूल ये है हियर इज़ दैट जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर। जिंक ज़्यादा रिएक्टिव हो कॉपर से और आयरन से। अब मोर रिएक्टिव मेटल कैन रिप्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल। जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है वो जो कम रिएक्टिव मेटल होते हैं उनसे रिप्लेस कर देते हैं, उनकी जगह चेंज कर देते हैं। समझ में आया? अभी जो छोटा कम रिएक्टिव मेटल है वो बड़े के सामने रिप्लेस नहीं होगा। अदला बदली कैसे होगी कि ऐसे समझ लो कि तुम्हारे पापा आए हैं और तुम चेयर पे बैठे हो, तो तुम क्या करोगे? पापा को कहोगे पापा बैठ जाओ चेयर पे, तो पापा चेयर पे बैठेंगे। ऐसा थोड़ी करोगे कि पापा आए हैं और तुम नहीं बैठोगे। तो इसी तरीके से जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है तो वो क्या है? वो अदला बदली कर सकता है। लेकिन जो छोटे हैं, अभी तुम्हारा छोटा भाई आएगा बोलेगा भैया उठ जाओ मेरे को बैठना है, तो तुम क्या कहोगे? नहीं। यही बात होती है यहाँ पे। डिस्प्लेसिंग रिएक्शन इन द बीकर D and E also. Can you guess the sequence of the metal from more reactive to less reactive among zinc, iron and copper? क्या तुम इसको ध्यान रख सकते हो और हमें बता सकते हो गैस करके सीक्वेंस मेटल्स और नॉन मेटल्स की, कौन ज़्यादा रिएक्टिव है कौन लेस है? तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। लेस रिएक्टिव अमॉन्ग जिंक, आयरन एंड कॉपर, ये पता लगाना है हमें। चलो यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में जानते हैं कि उसके यूजेस कहाँ कहाँ हैं। यू कैन बी एबल टू गेस वाई मेटल्स आर यूज इन मेकिंग मशीनरीज, ऑटोमोबाइल्स, एरोप्लेन, trains, satellites, industries, gadgets, cooking utensils, water boilers, etc. You are also familiar with the uses of some non-metals. Here are some interesting ones. We are sure that you will guess them right. अब तुम्हें पता है कि भाई मेटल का यूज़ कहाँ होता है? मशीनरी, ऑटोमोबाइल्स, चारों बाजू हमें वही चीज़ दिखेंगी। नॉन मेटल्स आर इसेंशियल फॉर, नॉन मेटल्स भी इसेंशियल है और लाइफ के लिए। when all living beings inhale during breathing, और वो
हम अभी सांस ले रहे हैं तो भी है ऑक्सीजन, ठीक है। नॉन मेटल्स यूज्ड इन द फर्टिलाइज़र, फर्टिलाइज़र के अंदर हमने जो बीच में पढ़ा था नाइट्रोजन के बारे में, ठीक है। एनहांसेस द ग्रोथ ऑफ द प्लांट, जो ग्रोथ ऑफ द प्लांट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉन मेटल यूज्ड इन द वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस, अब वाटर प्यूरिफाई करने के लिए भी नॉन मेटल्स का यूज़ होता है। नॉन मेटल्स यूज्ड इन द पर्पल कलर सॉल्यूशन विच इज़ अप्लाइड ऑन द वुंड एज एन एंटीसेप्टिक, अब हम पर्पल कलर का भी कलर सॉल्यूशन होता है नॉन मेटल्स का, उसे हमें जहाँ लगा हो, चोट लगी हो तो वहाँ लगा रहे हैं एंटीसेप्टिक्स में। नॉन मेटल्स आर यूज्ड इन द क्रैकर्स, क्रैकर्स में भी हम देखेंगे जब डिफरेंट कलर्स में वो ब्लास्ट होता है ऊपर तब पता चलता है। यू मे ऐड सम मोर यूजेस ऑफ द मैटर, अब तुम इसी तरीके से अलग अलग यूजेस अपने हिसाब से डाल सकते हो। अब आते हैं, आई हर्ड दैट द मैग्नीशियम इज़ फाउंड इन द प्लांट, तुमने ये पढ़ा होगा कि मैग्नीशियम हम प्लांट्स में देखा जाता है। इन वॉट फॉर्म इज़ इट फाउंड इन दैम, किस फॉर्म में देखा जाएगा। डॉक्टर रिपोर्टेड आयरन डेफिशिएंसी इन माय बॉडी, अब डॉक्टर लोगों ने कहा कि भाई मेरे में आयरन की कमी है। वेयर इज़ आयरन इन माय बॉडी, कहाँ है हमारे बॉडी में आयरन, तो क्लास 7th में हम देखेंगे। यू हैव लर्न दैट अ केमिकल रिएक्शन न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म, केमिकल रिएक्शन के अंदर नए नए सब्सटेंसेस बनते हैं। दिस सब्सटेंसेस आर डिफरेंट फ्रॉम दोज विच अंडरवेंट द रिएक्शन, ये एकदम अलग होते हैं जो रिएक्शंस में गए थे। नाउ इफ अ सब्सटेंस कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन फर्दर इन द बाय केमिकल रिएक्शन, बाय कूलिंग, हीटिंग और बाय इलेक्ट्रोलिसिस, इट इज़ कॉल्ड एलिमेंट। तो एलिमेंट किसे कहेंगे, जिसे हम तोड़ नहीं पाएंगे, कर नहीं पाएंगे, उसे हम क्या कहेंगे, एलिमेंट्स कहेंगे। सल्फर इज़ एन एलिमेंट, अब सल्फर क्या है, एक एलिमेंट है। सो इज़ आयरन, कार्बन टू, आयरन और कार्बन भी हैं। इज़ एन एलिमेंट, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट इज़ एटम, अब उस एलिमेंट का छोटे में छोटा यूनिट क्या होता है, एटम होता है। A sample of an element containing only one kind of atom. The atoms of an element remains unaffected by physical change. Physical change से उनको कोई लेना देना नहीं है elements को. For example, an atom of liquid sulfur would be exactly the same as an atom of a solid or vapor sulfur. यानी सल्फ़र का जो एक एटम है वो अनरिएक्टिव रहेगा एटम के साथ में, मीन्स एक एटम ऑफ सल्फ़र के साथ कहीं भी हो, वेदर लिक्विड फॉर्म में होगा, वेदर सॉलिड फॉर्म में, किसी फॉर्म में होगा, तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा जब एक साथ दोनों घुलेंगे। यानी ये होगा कि भाई चीनी है तो चीनी के अंदर हमने दूसरी चीनी घोल दी, चीनी के साथ में चीनी कर दिया, तो तुमने देखा कभी चीनी बिगड़ रही है, नहीं बिगड़ रही है ना। उसी तरीके से एलिमेंट्स की बात होती है। ऑल्दो वी हैव एन इनफाइनाइट वैरायटी ऑफ सब्सटेंसेस इन द universe, the number of elements forming these substances limited, अब ये सब के सब limited होते हैं यूजेज। अब there are no more than 92 naturally occurring elements, अभी naturally occurring elements 92 हैं। An important classification of elements is in the terms of metals and non-metals. Most of the elements are metals, ज़्यादातर elements क्या हैं, metals हैं। Less than 20 are non-metals, कम या 20 से कम है नॉन मेटल्स। अ फ्यू आर मेटलॉइड्स, कुछ मेटलॉइड्स हैं विच पजेस कैरेक्टर्स ऑफ बोथ, कुछ ऐसे हैं जो मेटल्स हैं और नॉन मेटल्स हैं, मेटलॉइड्स हैं। तो आज हमारा यहीं पे चैप्टर ख़त्म होता है। अब आपको जितनी एक्सरसाइज है खुद ही करनी है। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।